हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एम शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट 9, जो टो सीरीज की श्रृंखला से ली गई है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये दिया गया है, यह है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और यहाँ भरना है के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और भूटान। तो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर बात करते हैं तो इसका जो सही हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि LAC और का जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है भारत और चीन के बीच की एक प्रभावी सीमा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा है, यह है मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखना वो केरल में स्थित है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है, यह है तीसरा नंबर। तो चलिए दोस्तों, ये तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता से मिलकर के ये बनती है। सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जितने भी दिवस वाले क्वेश्चन हैं आपको इसके पहले की वीडियो में ये जो है लोड किया जा चुका है, यानी इसके पहले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के सारे जितने भी दिवस के संबंधित हैं वो सारे दिवस इसमें करवा दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ये हो जाएगा 24 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, यह है ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। तो ये दोस्तों है दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट्स है। ये दृश्य कला या विजुअल आर्ट्स है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 6वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। कौन सा ये स्मारक है स्थान जो सही है। तो यहाँ है हवा महल। तो हवा महल पंजाब दिया गया है, तो ये गलत है। ये हवा महल दोस्तों है ये जयपुर है। ये जयपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान की राजधानी है। और दूसरा है विक्टोरिया महल, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और नालंदा है, तो नालंदा असम में ना होकर के बिहार में है। नालंदा असम में ना होकर के बिहार में है। और लाल किला दोस्तों ये दिल्ली में है। लाल किला की बात करें तो ये दिल्ली में है। तो इसका जो सही सुमेलित हमको मिला वो क्या मिल रहा है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये है क्रम योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया है। क्रम योद्धा ग्रंथ जो है ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश राज्य। वो है उत्तर प्रदेश राज्य है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये 9 नंबर। 9 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो दूध से है। दूध इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये है 10वां नंबर। 10वें नंबर में कहता है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, यानी गुड सर्विस टैक्स। तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 11 नंबर है। 11 नंबर कहता है मित्रों, यह है अल्पकाल भारतीय रिजर्व बैंक। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर से व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रेपो दर। एक तो होता है रेपो दर होता है, दूसरा रिवर्स रेपो दर होता है। तो इसको जो कहा जाता है वो रेपो दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या करता है, वो बढ़ता है कि घटता है, कि बढ़ता घटता है या फिर स्थिर रहता है। तो दोस्तों वो बढ़ता जाता है, अर्थात बढ़ता रहता है।
सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षा प्रदान करता है? तो किनको करता है? तो दोस्तों ये रबी और खरीफ दोनों फसलों को करता है। अर्थात जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये रबी और खरीफ दोनों फसलों को जो है इसकी रक्षा करता है, बीमा करता है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किस भौतिक मात्रा का जो सीमेंस होता है में मापन किया जाता है? तो ये विद्युत चालकता होता है। विद्युत चालकता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीनों का निर्माण से होता है, किससे होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो अम्ल से होता है। एमिनो अम्ल से होता है और ये आपका ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है 16 नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये है फंड्स पौधों का किस भाग में आते हैं, यानी फंड्स जो होते हैं पौधे के किस भाग में आते हैं? तो वो दोस्तों जो भाग होता है वो होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो है फंड्स पौधे टेरिडोफाइटा में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये दिया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए और इसमें भरना है तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तंतु किया जाता है? तो केवलर होता है। केवलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। अब आते हैं दोस्तों 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो 19 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो दोस्तों कौन थे जो संविधान को हाथों से लिखे थे? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है थे जिन्होंने भारतीय संविधान को हाथों से लिखा है और इनको जो है हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 20 नंबर। अब दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किस चीज़ की मंजूरी होती है? किस चीज़ की मंजूरी जरूरी होती है? तो दोस्तों वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में जो है दोनों में ये होना जरूरी होता है। तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी अति आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर। अब 21 नंबर की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी थी। वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ तो समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ इसके सुझाव दिए गए हैं। समितियों को सुझाव से अगर मिलाना है तो मिलाने के क्रम में अगर देखते हैं तो एक आता है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति से सम्मिलित है। अर्थात बलवंत राय मेहता का जो संबंध है वो त्रिस्तरीय पद्धति से है। और दूसरा आता है अशोक मेहता। अशोक मेहता की अगर बात करते हैं तो ये द्विस्तरीय पद्धति से संबंधित है। और LM सिंघवी की जो समिति है वो स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। और GB के राव जो है प्रतिनिधियों के तरीकों में सुधार के लिए सब प्रसिद्ध है। तो अब इसको लिख लेते हैं सुविधा की दृष्टि से। ये B, C और D, A, B, C और D लिख लेते हैं। तो A का हो जाएगा दूसरा, B का हो जाएगा पहला और C का हो जाएगा चौथा और D का हो जाएगा तीसरा। यानी ये जो मान आएगा 2143 आएगा। और 2143 दोस्तों किस में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है आपका C ऑप्शन में 2143। C इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मित्रों आते हैं 23 नंबर पर। तो ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो किसने जो है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय किसने जो कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किया था? तो दोस्तों रेडियो प्रसारण के क्रम में वो थी उषा मेहता। उषा मेहता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिए, यानी परित्याग कर दिए? तो वो जलियांवाला बाग नरसंहार है। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, ये है 25 नंबर। 25 की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया है, यह दिसंबर 2016 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ किए थे? तो दोस्तों वो लखनऊ में किए थे। कहाँ किए थे? लखनऊ में किए थे। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर। ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर। अब एक सुमेलन करने वाला प्रश्न फिर मिल रहा है, तो इसका सुमेलित इसको करना है। तो महात्मा गांधी की बात करें तो ये दांडी मार्च से संबंधित है। महात्मा गांधी की बात करें तो दांडी मार्च हो गया। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये लाहौर कांग्रेस हो गया, यानी चौथा ऑप्शन पे मिल गया। जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण है। और खान अब्दुल गफ्फार खां की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों चला जाएगा, इनको क्या कहते थे? तो इनको कहते थे लाल कुर्ती अभियान। लाल कुर्ती अभियान से संबंधित है। और नेक्स्ट जो आता है डी ऑप्शन हमारा, वल्लभ भाई पटेल, तो ये बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है। अब इनको दृष्टि से इनको देखने से पता चलता है कि इनके मान जो है ये मिला दिए गए हैं। तो ए है, बी है, सी है और डी है। इस पर कौन सा मिला है? तो ये पर पहला हो गया। और दोस्तों बी पर जो है चौथा हो गया, बी पर चौथा हो गया। और सी पर जो है, सी पर हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया। और डी पर क्या हो गया? डी पर तीसरा हो गया। तो 14 23 हो रहा है, 14 23 जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन में दिया गया है 14 और 23। 14 और 23 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो वो कौन से धर्म के लोग थे दोस्तों? तो वो बौद्ध धर्म के लोग थे। कौन से धर्म से संबंधित ताल्लुक रखते थे? तो वो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर। अब 30 नंबर की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो दोस्तों वो जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। 31 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो वो उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसमें हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 32। अब दोस्तों ये 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें भी सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान करना है। एक तरफ तो सम्राट दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके विरुद्ध विरोधी दिए गए हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो ये जो सम्राट है अशोक सम्राट है। तो अशोक का जो संपर्क है दोस्तों वो दूसरे से जाता है प्रियदर्शन से। अशोक का संबंध जो है प्रियदर्शन पे जाता है। स्कंदगुप्त की बात करें तो वो पर क्रमांक है। और दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो वो विक्रमादित्य है। और ये स्कंदगुप्त की बात करें तो वो क्रमादित्य है। तो ये इसका फिलहाल मिलान हो गया। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सुविधा की दृष्टि से ये बी सी और डी ऐसे लिख लेते हैं। अब ए को मिला दिए दूसरे से, तो ए दूसरा हो गया, बी हो गया पहला, और सी हो गया चौथा, और डी हो गया तीसरा, यानी 21 43। 21 43 जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 21 43 जो दिया गया है वो ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है कि बाल लिंगापन अनुपात यानी बाल लिंगा अनुपात क्या होता है? तो वो क्या होता है दोस्तों? तो बाल लिंगा अनुपात के संदर्भ में अगर बात करें तो 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वही बाल लिंगा अनुपात होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मैग्रोव वन जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में इनका क्षेत्र अधिक पाया जाता है, अर्थात ये अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस नदी को दिवांग भी कहा जाता है? तो वो नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको दिवांग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 की अगर बात करते हैं
तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो वो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा बांध है? कोयना बांध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन आता है, सार गैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सार गैसो सागर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। इसको विशेष ध्यान रखना है, हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। तो 38 नंबर आता है। दोस्तों 38 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। अब सिक्किम की जो राजधानी है तो इसको दोस्तों मिलाएंगे। सिक्किम का गंगटोक होता है, और जो तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु का होता है चेन्नई, और नागालैंड का दोस्तों होता है, ये होता है कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। तो इसका जो सही जवाब मित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 और 21, अर्थात ए का जाएगा तीसरे पे, तो ए का तीसरा हो गया, और बी का जो हो जाएगा ये बी का चौथा हो गया, और सी का दूसरा हो गया, और ये ए का पहला हो गया, यानी 34 21 देखते हैं किस में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो 34 21 की बात हमको करना है, तो 34 21 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में एक प्रश्न इस तरह का और देखते हैं। तो ये देश दिया गया है, दूसरी मुद्रा दी गई है। अब इस देश के हिसाब से मुद्रा को जो है मिलान करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा स्विट्जरलैंड है, ये इसका फ्रैंक होता है, और जो दक्षिण अफ्रीका है, यानी दक्षिण अफ्रीका का होता है रैंड। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, तो इसका जो होता है अर्थात पराग्वे जो होता है दोस्तों, तो ये होता है गुआरानी। और नेक्स्ट आता है जो इरिट्रिया है, वो नासिक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, पहले तो 4 होगा, और उसके बाद में ये 1 होगा, 1 के बाद में 2 होगा, तो अर्थात आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है। मित्र 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तक के लिए निम्नलिखित में किस मार्ग को बनाना चाहिए? तो मार्ग बनाना चाहिए दोस्तों, क्षमा करना, प्रश्न एक बार पुनः पढ़ दे रहे हैं। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला दोस्तों ये इंग्लिश का पोर्शन है, जो कि पैराग्राफ दिया गया है, और इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद इसी से आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस पद्यांश गद्यांश को पढ़ना पढ़ते हुए दोस्तों, इस गद्यांश को पढ़ते हुए और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो 41 नंबर हमारा है, व्हाई डज दी स्पीकर से दैट दिस सेल्स वेयर पुअर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बिकॉज द रेलवेज वाज एडमिटिंग मोर पैसेंजर्स ऑन दी प्लेटफार्म। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये 42 नंबर है। 42 नंबर कहता है कि हाउ डिड दी वॉइस मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग इफेक्ट ऑफ स्पीकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ही डिड नॉट नो दी वाज मूविंग फॉरवर्ड टू आर बैकवर्ड। चलिए देखते हैं। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं तो 43 नंबर है। 43 नंबर दोस्तों कहता है कि सिनोनिम्स दी वर्ड, तो सिनोनिम्स देना है। तो ये होता है रेग्ड का होता है फटा पुराना, इसका होता है फटा और पुराना। तो इसी प्रकार अगर हम शब्द चुनते हैं दोस्तों, तो ये होता है टॉम। टॉर्न मीन्स होता है बदरीर्ण या फटा हुआ, टूटा हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन आता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चूज दी करेक्ट एंटानिम्स। एंटानिम्स जो गलत सही करना है, सही चूज करके लिखना है। तो इसका हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्पॉन्सिबल का हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल। इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये डेलिट नेट। ये इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अगला दोस्तों है ये
अगला 45 नंबर है। 45 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो गिव दी, इसमें दिया गया है, इसमें दिया है गिव वन ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन हु डज आर सिचुएटेड विदाउट सेंसर्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा डेलिट नेट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैल न कूदे अब कूदे तंगी कहावत का अर्थ होता है। दोस्तों इस कहावत का अर्थ होता है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द पर विचार करना है, निम्नलिखित शब्दों पर जो है विचार करना है, जिसमें उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति हैं और हितैषी हैं। एक उज्ज्वल होता है, एक विस्मरण, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो जो सही हमको बताना है अर्थात वो एक तो दोस्तों तीसरा आपका विसरण है, तीसरा ये विसरण वाला सही हो जाएगा और उसके बाद हितैषी वाला हो जाएगा। तो 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 किसमें दिया गया है, तो 3 और 4 जो है सी में दिया गया है, सी। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन 3 और 4, ये 3 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो जिसका वर्णन न किया जा सके, इस प्रकार के समूह शब्द को बताना है। तो जिसका वर्णन न किया जा सके वो क्या कहलाता है, अवर्णीय कहलाता है, अवर्णीय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर। 49 नंबर कहता है कि इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं पूछा गया है। तो धनुष का जो पर्यायवाची दोस्तों होता है वो क्या है, सर। सर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो निम्न में से नस्वर का विलोम हो क्या होता है। तो दोस्तों नस्वर का जो होता है वो होता है शाश्वत, शाश्वत होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों 51 नंबर। 51 नंबर मैथ पोर्शन से लिया गया है। तो 51 नंबर सवाल को हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये लिखा गया है 7 अर्थात 762, 762 3 बार लिखा गया, 3 बार ये भी लिखा गया, ये लिखा गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं, जिसमें ए गुणे ए और प्लस बी गुणे बी इस तरह लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस फार्मूले को क्या करते हैं, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हो जाएगा माइनस ए बी। ये फार्मूला हमको लगा देना है। तो देखते हैं। तो इस फार्मूले की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा ये प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और नीचे जो बटे में दिया गया है वो ये स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए भी है, तो ये दोनों दोनों कट गए, तो कुल मिला के ओवरऑल है ए प्लस बी, ओवरऑल इसका आंसर आ रहा है। तो ए प्लस बी अगर हम जोड़ देंगे तो जो उसका उत्तर होगा हमको मिल जाएगा। अब चलिए जोड़ ही लेते हैं। तो पहला तो है 762, पहला क्या है, यह है दोस्तों 762, 762 दिया गया है। और जोड़ना जो है इसमें क्या जोड़ना है, तो इनसे 316 जोड़ना है। 316 अगर जोड़ लीजिए तो 6 2 8 हो गया और 6 1 7 हो गया और 7 3 10, 1078 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो m बराबर 8x है और n बराबर 6x है। तो n और m में कितने परसेंट कम है ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि m बराबर जो मान दिया गया, ये तो ऑलरेडी दिया गया है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। m का जो मान दिया गया है दोस्तों ये 8x दिया गया है और n का मान 6x दिया गया है। तो n m में कितने प्रतिशत कम है। तो कमी की अगर बात करते हैं तो पहले तो ये हो गया, उसके बाद कमी की बात करते हैं, कमी लिखते हैं। तो कमी की बात करते हैं तो 8x में से अगर 6x निकल जाएगा कमी के तौर पर तो 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x बचेगा। और परसेंटेज में अगर कमी देखा जाए परसेंटेज में तो इसका जो हो जाएगा 2x बटा 8x हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 100, क्योंकि ये 100 में निकालना है। तो ये 8x है, x से x कट गया, 2 एकम 2 2 2 2 चौक 8, 4 एकम 4 और 4 25 चौका 100, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 25% कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, यह 53 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इस सबसे छोटी भिन्न को सबसे बड़े भिन्न को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पहला दिया गया है 8/13। अगर 8/13 की अगर बात करते हैं तो 8/13 का जो मान आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 0.615, ये मान आ गया। दूसरा इसी प्रकार 9/11 है तो इसका आ जाएगा आपका 0.818 और इसका हो जाएगा 0.714 हो जाएगा। और डी वाला जो पोर्शन है दोस्तों ये हो जाएगा 0.916। इतने मान आपको मिल जाएंगे। अब इसमें सबसे छोटी देखना है कौन सा है। तो सबसे छोटी जो संख्या है दोस्तों वो आपका 8/3 है। 8/3 है जो कि 8/13 दिया है, जो कि ऑप्शन ये में दिया है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/13। 8/13 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 54 नंबर आता है। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर तो ये है पंक्ति के बीच में एक मान लिया गया है, जिसमें चलिए मान लेते हैं कि पंक्ति के बीच में एक संख्या थी तो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 × 43 यानी 431 है, प्लस है x प्लस 2 है और गुणे है 23.15 है और बराबर होता है 5 × 309। 309 तो ये इसका ओवरऑल जो आगे हल करते हैं तो ये 862 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 463 बराबर हो जाएगा 1545, बराबर हो जाएगा 1545। अब दोस्तों x बराबर अगर मान निकालते हैं तो 1545 में से 1325 निकाल देंगे तो ये 220 बच जाएगा। ये निकाल करके देख लेना। तो 220 इसका जो है आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 55। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ये 484 दिया है, 25 दिया है, भाग करना x का बराबर 22 दिया गया है। तो इनको कैसे हल किया जाए। तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस वाले वर्गमूल को हटा देंगे और ये जो हो जाएगा ये 22 का वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग हो जाएगा 22 का वर्ग हो जाएगा जो 484 होगा। अब दोस्तों चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 22 क्योंकि बाहर निकाल दिया गया, अंदर बचेगा 25 और भाग करना है x से बराबर है 22। ये बताना है। तो 22 से 22 कट रहा है। अब यहाँ बचा √25 और भाग कराना है x से। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25 और इसको भाग करना है 1 से तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का जो है वर्ग करने पर तो ये 25 एक तरफ फिर से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और भाग करना 1 से बराबर 1 दिया है तो बटा 1 कर लीजिए, इसको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये 25 है, 25 लिख जाएगा और बराबर x है, अर्थात x का मान जो आएगा वो ओनली ऑन 25 आएगा, ओनली ऑन 25 आएगा जो कि ऑप्शन कहाँ है 25 वाला। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर। 56 नंबर कहता है कि एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो मेरे चाचा के भाई की बेटी का विधुर है। वो आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले तो वो एक महिला है और एक आदमी की ओर इशारा करती है। तो यहाँ महिला बना लेते हैं, इसको m से डिनोट कर देते हैं और यहाँ एक मैन हो गया। महिला जो है आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो मेरे चाचा अर्थात इनके चाचा यहाँ हो जाएंगे, मेरे चाचा के भाई यहाँ हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे का विधुर है। तो इस प्रकार का ये डायग्राम जो बन जाएगा, अर्थात ये इसकी बेटी हो गई और ये इसका भाई हो गया और ये वाला आदमी यहाँ हो गया। तो ये चाचा के भाई की बेटी जो होती है, चाचा के भाई की जो बेटी होती है दोस्तों वो बहन होती है, अर्थात ये इनकी बहन हो जाएगी। और ये विधुर अर्थात वो बहन है तो उसका भी पति होगा, अर्थात ये बहनोई हो जाएगा। तो बहनोई इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ये में दिया गया है तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर। 57 की अगर दोस्तों बात कर लेते हैं तो 31 जनवरी 2022 को सोमवार था। तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था। तो दोस्तों सबसे पहले तो 31 जनवरी 2022 को सोमवार था और पिछले जो 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या है वो 24 + 1 है। 24 + 1 है तो कुल 25 बन जाता है। अब 2000 वर्ष में लीप वर्ष ये था क्योंकि बीच में जो 2000 का वर्ष था वो लीप वर्ष था। तो इस क्रम में अगर देखते हैं दोस्तों तो ये 100 हो जाएगा, 100 + 25 हो जाएगा और बटा 7 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं तो शेष दिन कितना निकलता है। तो ये दिया गया है
7। अब इसको काटने पर ये 6 शेष बचता है, केवल हमको शेष लेना है। तो 31 जनवरी बराबर था सोमवार, तो सोमवार में अगर 6 घटा देंगे तो ये बैक में हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार, मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर दोस्तों कहता है, 58 नंबर है कि असंगत को छांटना है। अब विकल्प से के हिसाब से देख लेते हैं। तो विकल्प के हिसाब से देखने पर हमको ये मिलता है, पहले ये 4 दिया है, +5 दिया है, +9 दिया है। इनको अगर जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 9 18, ये 18 आ जाएगा, लमसम 19 के आसपास आ जाएगा। तो दूसरा आता है, दूसरा विकल्प अगर बी से देखा जाए तो ये 9 है, +1 है, +7 है, 9 1 7 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों सी विकल्प वाला है, 6 + 7, 6 + 7 + 3 है, तो बराबर इसका मान 16 है। इसी प्रकार डी से देखते हैं। तो डी है 5 है, +3 है, +7 है, बराबर 15 हो गया। तो 5 3 8 7 15 हो गया। तो ये इसका जो है सबका ये डिटेल्स था। चलिए देखते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही, वो ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 59 नंबर कहता है कि जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से संबंधित है। तो कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका सप्ताह है। जिस प्रकार से सेकंड जो है मिनट से संबंधित, ठीक उसी प्रकार दिन जो है सप्ताह से, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन जो है 60 नंबर है। ये 60 नंबर क्वेश्चन है। यदि ये दिया गया है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये लिखाना किस प्रकार लिखा जाएगा, तो चलिए इसको लिख करके देख लेते हैं। तो इनको जो है, ये जो लेटर हमारे दिए गए हैं, 3 3 6 3 9 3 3 करके इनको बांट लेते हैं, उसके क्रम में लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा पी, ई और डी हो जाएगा। तो ये इसका डी यहाँ, पी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। अब इसके जो 3 लेटर बचे हैं, तो है ए है, उसके बाद जी है, ओ है। अब क्या करते हैं, ए का उल्टा जेड होता है, तो जेड यहाँ लिखेंगे, और ओ का उल्टा जो एन होता है यहाँ लिखेंगे, और जी एफ के बाद जी होता है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो स्टेप हमारा है, वो है जी है, यू है और ई है। इसमें जो है इसको इधर ले आते हैं, ई को, और जी को इधर लाते हैं, यू को ऐसे रहने देते हैं। अर्थात बीच वाला ये चेंजिंग में आया है, तो चेंजिंग करके देख लेते हैं। तो जो चेंजिंग के क्रम में है, तो एच है और ये है यम है, तो यम इधर ले आते हैं, एच को इधर ले आते हैं, ए को यहीं रहने देते हैं। अब बीच का जो पोर्शन हमारा दोस्तों है, ये 3 वाला, तो है एस टी और आर। क्या है, एस टी और आर है। तो इसको जो चेंज करेंगे दोस्तों, तो आर का जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा यहाँ, और एस का आर हो जाएगा, और टी का एस हो जाएगा। तो एक तो ये आ जाएगा। अब इसको कहीं लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू एस आर। ये पिछला वाला पोर्शन है, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अब दोस्तों देखते हैं। तो आई एन जी है, तो जी इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो आएगा, जी आएगा, और ये एन आएगा, आई आएगा, जी एन आई आएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन बी में दिया गया है इस तरह का। तो ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों, ये है जी एन आई, जो लास्ट में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। अब दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो 61 नंबर हमारा कहता है, ये है मार्च 2023। सवाल दिया गया है, मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है, तो उसका जो है अभय एम सप्रे के द्वारा किया गया है। अर्थात समिति का गठन इन्होंने किया है। तो 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर कहता है दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था, तो वो नाम था ऑपरेशन दोस्त। कौन सा नाम था, नाम था दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। चलिए देखते हैं अब 63 नंबर। और 63 नंबर की बात करते हैं, तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका सही अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 64 नंबर। अब 64 की बात करते हैं, तो FIH जो है, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है।
तो दोस्तों किस देश ने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो जर्मनी ने जीता है। जर्मनी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ये 65 नंबर, वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया है? किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला जो पामलीक यानी ताड़ का पत्ता होता है पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पुस्तक है एक पुस्तक है जिसका नाम है हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो ये किसने लिखी है? तो दोस्तों ये नीरजा चौधरी ने लिखी है। नीरजा चौधरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर है। 68 की अगर बात कर लेते हैं तो 68 नंबर कहता है कि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जो ICH का उद्घाटन किया गया है वो IECC की स्थापना कहाँ है, होगी? तो वो स्थापना उसकी दोस्तों है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली उसकी स्थापना है। चलिए अगला देखते हैं। 69 नंबर आता है। तो ये उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल यूनिट होगी? तो यूनिट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ओबराडी तापीय परियोजना होगी। ओबराडी तापीय परियोजना होगी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैश्विक घड़ी लगाई गई है? तो क्या वाराणसी में लगाई है, उज्जैन में लगाई गई है, जयपुर में या दिल्ली में लगाई गई है? तो दोस्तों उसका जो उत्तर हो जाएगा उज्जैन में लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। अब आते हैं हिंदी के पैराग्राफ को। तो हिंदी के पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी के आधार पर यहाँ उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। आपको छोड़ना नहीं, पढ़ना तो आप पढ़ लिख कर देख सकते हैं और पढ़ने के बाद ही प्रश्नों को जो है हल करना है। जब भी पहले पैसेज पढ़ा जाए तभी उसके बाद में तुरंत इस प्रश्नों को जो हल किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 71 नंबर कहता है दोस्तों कि वनों का मूल आंकने का क्या अर्थ है? तो वनों का जो मूल्य होता है अर्थात महत्व उसको समझाना होता है। नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 नंबर कहता है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तो आश्रय स्थल से अभिप्राय होता है रहने के स्थान से। किससे होता है? रहने के स्थान से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों ये है 73 नंबर, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो ये किसके द्वारा हो रही है? वनों के द्वारा हो रही है। वनों के द्वारा जो है प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट हमारा है 74 नंबर। अब 74 नंबर देख लेते हैं। तो यह है वन पर्यावरण रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वन का जो पर्यावरण रक्षा करते हैं वो वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो वनों के संरक्षण से जो अभिप्राय है वो वनों को बचाना, यही एक अभिप्राय बचता है, यही एक अभिप्राय है। चलिए अब 76 से 80 के गद्यांश को पढ़ लेना है और उसके बाद उस पर उत्तर देना है। तो उत्तर दे रहे हैं। ये 76 नंबर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? तो बुढ़िया को क्या नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुढ़िया के पास सामर्थ्य नहीं था, अर्थात बुढ़िया के पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी। अब आता है 77 नंबर। तो अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? तो अश्वारोही क्यों आया था? तो ये गद्यांश के आधार पर जो है मिलेगा। तो ये बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। तो गद्यांश में जो है पथिक किसे कहा गया है? तो गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है हुमायूं को, अर्थात गद्यांश में पथिक कहा गया है तो हुमायूं को कहा गया है। अब आते हैं 79 नंबर पे। तो 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं में कौन सा गुण था? तो कौन सा गुण था दोस्तों? कृतज्ञता था, न्यायप्रियता था, कृपणता था, विश्वसनीयता था। तो उनका जो है गुण था वो दोस्तों कृतज्ञता था, जो कि ऑप्शन ए में सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन में ए में दिया गया है तो ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 80 नंबर आता है। 80 नंबर कहता है ममता दिनकर बाहर क्यों नहीं निकलती है? ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्या है? वो डरी हुई थी, वो डरी हुई थी। तो ये रहे दोस्तों आज के 80 प्रश्न और बाकी के प्रश्न 81 से जो है 100 तक के बाद में करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।